प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत मैथिली क्षणगुप्त के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। मैथिली क्षणगुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य में बड़ा ही प्रसिद्ध है और आधुनिक काल के जितने भी गद्य और पद्य लेखक और कवि हुए हैं, उन कवियों में मैथिली क्षणगुप्त ने जो राष्ट्रीयता को लेकर के जो काव्य साधना की है, जो काव्य लिखा है, और उन्हीं के फलस्वरूप उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है, तो वो हिंदी साहित्य के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है। वैसे भारतेंदु युग में माना जाता है कि 1886 ईस्वी में मैथिली क्षणगुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था और उन्होंने उनकी प्रतिभा को परख कर द्विवेदी जी ने उन्हें सरस्वती पत्रिका में स्थान दिया और शीघ्र ही वे लोकप्रिय हो गए थे। गुप्त की राष्ट्रीयता से संपन्न, भारत की कल्याण कामना से मंडित काव्य सेवा के कारण समस्त राष्ट्र ने उसे अनौपचारिक तौर पर राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करके हिंदी का ही सम्मान किया था। अब 1909 में मैथिली क्षणगुप्त की पहली रचना रंग में भंग सामने आई थी, जिसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजाओं का प्रस्तुति का वर्णन किया गया है। उस काल में हिंदुस्तान पर यानी अंग्रेजों का अधिकार था और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व ने हिंदुस्तान के हर क्षेत्र को ले लिया था, अर्थात उस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो अंग्रेजों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कुछ ऐसी पार्टियां थी जिन पार्टियों के लोगों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और उससे जुड़े हुए लोगों को बाहर करने का रास्ता दिखाया था। उसी के तदंतर यानी हमारे कवियों और लेखकों ने भी एक ऐसी परंपरा रही जिन्होंने अपने साहित्य साधना के बल पर यानी हमारे पाठकों के सम्मुख ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की जिससे यानी हमारे देश को संविधान के अनुरूप स्वतंत्रता मिले और इसी स्वतंत्रता को लेकर के हिंदी के विद्वानों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। अब मैथिली क्षणगुप्त की जो रचनाएं थी वो रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो उनकी रचनाएं में जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1914, पंचवटी 1925, झंकार 1929, संकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957 तथा मेघनाथ का वध और प्लासी का युद्ध तथा शकुंतला आदि बड़ी ही उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इन रचनाओं में इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बातें कही थी। जैसे उनकी रचना में एक है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये पंक्तियां यानी मैथिली क्षणगुप्त ने यशोधरा जो काव्य था उस काव्य में लिखी थी, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। और इन पंक्तियों के आधार पर यानी नारी के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं तो वो इन पंक्तियों को बड़े ही चाव से गुनगुनाते रहते हैं। तो उनकी रचनाओं में इस प्रकार की रचनाएं भी बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। अब भारतेंदु ने यानी उनके काल में भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग में भी भारतेंदु युग में यानी बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जिन रचनाओं में उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान ने पर जो यानी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है, उन अंग्रेजों के ज़माने में यानी भारत की स्थिति क्या होगी इसका आंकलन
स्वयं भारतेंदु ने भी किया था। जैसे अंग्रेजी राज्य पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था, तो भारतेंदु जी ने कहा था, अंग्रेज राज साज सुख साज सभे अति भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खवारी। इसी प्रकार से इन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था का भी चित्रण किया था और कहा था, आवहु सबू मिलियु रो भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी एक समय में भारत हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। प्रजा सुखी थी, सभी लोग खुशहाली थे। लेकिन यानी आज हिंदुस्तान में अंग्रेजों के राज में भारत की स्थिति क्या होगी, इसका आंकलन स्वयं भारतेंदु और उसके मंडली के कवि और लेखकों ने भी प्रकट किया था। तो भारत की जो स्थिति थी उसका आंकलन यानी भारतेंदु और उसके समकालीन लेखकों और कवियों ने भी किया था। मैथिली शरण गुप्त कि भारत भारती राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाली प्रमुख काव्य कृति रही है। इसमें कवि ने अतीत के उज्जवल मोहक चित्र खींचे हैं, वर्तमान की दुर्दशा के प्रति चिंता दर्शाई है और भविष्य की कामना व्यक्त की है। उन्होंने ऐसा ही भाव व्यक्त करने वाली एक उक्ति कही है कि जिसके बारे में उन्होंने कहा था, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे भारतवासी, आओ विचारें आज मिलकर के ये समस्याएं सभी। यानी हमारे देश की स्थिति कैसे होगी, हमारा देश आज स्वतंत्र कैसे हुआ, इसके पीछे हमारी जो कमियां थी उन कमियों को भी मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में बताने का प्रयास किया था कि मुगलों के शासनकाल में, यानी इससे पहले जो शासनकाल था और उससे पहले जो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था, उस काल में हमारी स्थिति क्या थी। हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे, विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे, लेकिन 1000 वर्षों में यानी हमारी स्थिति क्या हो गई, इसका आंकलन यानी मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और आगे आने वाले कवियों को भी एक प्रेरणा दी कि हमारे जो विकट परिस्थितियां हैं उन विकट परिस्थिति से हमको कैसे उबारा जाए। तो अंग्रेजों ने जो यानी हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने सामान्य जनता को ये पाठ पढ़ा दिया था कि सामान्य जनता अंग्रेजों के चंगुल से कैसे बच सकती है। तो इसी विचारधारा को हिंदी के कवियों और लेखकों ने भी अपनाया था। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अलावा इस काल में सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, स्वयं भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त जी, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने यानी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिख करके हम भारतवासियों में जोश उत्पन्न करने का एक जज्बा पैदा कर दिया था। प्रसाद की राष्ट्रीय भावनाओं के संबंध में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। प्रसाद जी ने कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो उन्होंने इस उक्ति का उद्देश्य यही था कि भारत को किसी भी तरह से आज़ाद कराया जाए और जो भोली भाली जनता है वो अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त हो। तो ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करके प्रसाद जी ने, निराला जी ने, सत्यनारायण कविरत्न ने आदि ने यानी सामान्य जनता ने जो जोश भरा था। तो इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी की भी एक कविता थी जिसमें यानी एक फूल यानी क्या कामना करना चाहता है। तो इसके बारे में भी माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं या भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएंगे वीर अनेक। तो एक छोटा सा पुष्प की भी ये अभिलाषा है कि मैं भी यानी परतंत्र नहीं रहूं, मैं स्वतंत्र हूं और मैं वहाँ काम आऊं जहाँ पर मेरे द्वारा किए गए कार्यों में यानी भारत की स्वतंत्रता व्याप्त हो। तो इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने भी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य लिखा और उस पंक्तियों के माध्यम से सामान्य जनता का उल्लास बढ़ाया था। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान जो आधुनिक काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन्होंने भी यानी रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को लेकर के एक कविता लिखी थी और कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा था
कि एक नायिका यानी किस प्रकार से अपने राज्य को अखंड और सुरक्षित रख सकती है, तो उसी को लेकर के यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने काव्य में कुछ पंक्तियां लिखी थी, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी ऐसी रचनाएं लिख करके यानी कवियों और लेखकों ने हमारे वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट किया था और भविष्य के प्रति आस्थामयी दृष्टिकोण अपना करके यानी हमें एक जज्बा उत्पन्न किया था, और उस जज्बे के नेतृत्व में हमने यानी मातृभूमि का गुणगान गाया था। तो इस प्रकार हिंदी के आधुनिक काल में राष्ट्रीय काव्य धारा को अनेक कवियों और उनके काव्य में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। उस काल में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के अधीन थी, और अंग्रेजों ने यानी भारत के पश्चिमी सीमा प्रांतों को अपने अधिकार में लेकर के फोर्ट विलियम कॉलेज और वहाँ से शुरू होकर के अवध है, कश्मीर है, राजस्थान है, बिहार हो, और संपूर्ण हिंदुस्तान पर जब अपना अधिकार कर लिया था और सामान्य जनता पर मनमाना अत्याचार करने लगी थी, तो अत्याचार करने के फलस्वरूप सभी में यानी ये भावना पैदा हो गई थी कि अंग्रेजों हमारे ऊपर आक्रमण करना छोड़ दो और हम भारतवासी आज़ाद होंगे। तो इसी प्रेरणा के साथ कवियों और लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई, जिसके माध्यम से सामान्य जनता का ध्यान ये रहा कि अंग्रेज भारत से चले जाएं। तो उस काल में हमारे यानी भारत की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन यानी बहुत से विद्वानों ने किया, लेखकों ने किया, कवियों ने किया। यानी उस काल में जैसे आदिकाल के बाद में भक्ति काल क्यों आया था, तो उसी के कारण जब हमारी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो गया और उस प्रभाव के चंगुल में इतने फंस चुके थे कि इनको दूर करने के लिए हमारे मन में एक जज्बा पैदा हो गया था, और उसी के कारण हमने यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। 1947 में हमें ये सफलता मिली। लेकिन आदिकाल के बाद में भक्ति काल क्यों आया, तो इसके बारे में आलोचक कहते हैं कि आदिकाल के बाद में भक्ति काल क्यों आया, तो इसके संबंध में विद्वान डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सदूर दक्षिण तक जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो वे सामान्य जनता पर मनमाने अत्याचार करते थे, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था, और बिना लज्जित हुए वे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में आदिकाल के बाद में भक्ति काल आया था, और भक्ति काल के बाद में रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल का मुख्य मकसद ये था कि हमारे हिंदुस्तान पर जो अधिकार हो गए हैं, हमारी यानी समस्त भारतवासियों की स्थिति क्या हो गई, तो इसका आंकलन तो यानी स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने यही कर दिया था कि हम कौन थे। यानी हम पहले यानी विश्व गुरु माने जाते थे, हमारा देश एक बहुत ही विशाल था, यानी सुख संपन्न बहुल्य से संपूर्ण था, लेकिन हमारी आज स्थिति क्या हो गई, अब हम विचारें सबू मिलो रोहू भाई। तो उसी प्रकार से भारतेंदु ने भी यानी इस काल में ये संदेश देने का प्रयत्न किया था कि हमारी स्थिति क्या हो गई। तो इसका आंकलन यानी बहुत ही अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में विद्वानों, लेखकों और कवियों ने लेखनी चलाई। जैसे प्रसाद जी ने तो यानी अतीत के गुणगान करके यानी इतने अच्छे अच्छे नाटक लिखे थे कि जिसकी शायद कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। उन्होंने सज्जन है, करुणालय है, प्राश्चित है, राज्यश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, बिंबिसार, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त यानी आदि का उदाहरण देकर के यानी यह बताने का प्रयास किया था कि आज से 3-4 हजार वर्ष पहले हमारी स्थिति क्या हो गई थी और आज हम कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा आंकलन यानी वर्तमान के प्रति आक्रोश प्रकट करने वाले कवि जैसे छायावाद के कवि थे प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, और जितने भी कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि लोगों ने यानी हमें ये संदेश दिया था हमारी कविता के माध्यम से। जब ये कविता हमारे सामने आई और हम लोगों के समक्ष आई, तो यानी अंग्रेजों ने इन कविताओं पर, उनके लेखों पर, उनके रचनाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन फिर भी इनकी रचनाएं चोरी छुपे हमारे यहाँ सामने उत्पन्न हुई और हमने यानी उनको
प्रेरणा लेकर के हमने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद में हमें हमारे अधिकार मिले, कर्तव्य मिले और उसके बाद में उनकी जो राष्ट्रीयता भावना थी, यानी राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्रीयता उनके काव्य में यानी ठूस ठूस करके भरी भरी गई थी। और राष्ट्रीयता का परिणाम यही हुआ कि आज संपूर्ण भारत एक यानी एक रूपता में विद्यमान है। उसमें एक संविधान है, उसमें नियम है, कानून है, सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत हमें राष्ट्रीयता की भावना से ही मिले हैं और वो राष्ट्रीयता की भावना कवियों और लेखकों ने अपनाई और उसके माध्यम से ही आज हमारे छठे दशक की रचनाएं हों, सातवें दशक की रचनाएं हों, चाहे आज 2020 का साहित्य हो, चाहे गद्य का क्षेत्र हो, चाहे पद्य का क्षेत्र हो, नाटक हो, एकांकी हो, रिपोर्टाज हो, जीवनी हो, उसमें यानी हमें उदाहरण दे दे करके यह समझाया गया है कि हम यानी अगर संगठित रहेंगे, हम एक रहेंगे, तो हम सबके सामने किसी के सामने झुकेंगे नहीं और राष्ट्रीयता के बलबूते पर आज हमारा देश आगे विकास कर सकता है। जैसे मान लीजिए भारत राष्ट्र की स्थिति आज विदेशों में क्या है, तो विदेशों में इसकी स्थिति जो है वो हमारी राष्ट्रीयता की भावना के बलबूते पर ही एकदम से संगठित होगी, मजबूत होगी। और राष्ट्रीय भावना यानी मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य में अपनाई, इसका पुरजोर समर्थन आधुनिक काल में भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवाद में यानी हर कालों में किया गया। और जिसके कारण उनका काव्य, उनकी राष्ट्रीयता और उनकी रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई, जिसमें यशोधरा थी, द्वापर था और झंकार थी, संकेत थी, मेघनाथ का वध था, प्लासी का युद्ध, यानी आदि घटनाओं के माध्यम से हमें राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी दी गई। और राष्ट्रीयता मैथिली शरण काव्य में कूट कूट के भरी हुई थे। तो उनके जो पद्यांश हैं, उन पद्यांशों का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय भावना इनमें एक बहुत ही उच्च शिखर पर है और उस राष्ट्रीय भावना के परिणाम स्वरूप ही आज हम शक्तिशाली हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं। बस आज के लेक्चर में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा। धन्यवाद।